नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप भाऊ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिना किसी भूमिका के सीधे भाऊ से जुड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बधाई। 7 लाख सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हो गए हैं। हाँ, वो लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे बेटे जैसा था अश्विन, वो जिस दिन उसका देहांत हो गया उसी दिन वो, तो मैंने बोला छोड़ दो ये बात। अ, जी, जी। 7 लाख वगैरह क्या सोचे इस वक़्त। मुझे जी, भी कई दर्शकों ने अभी मैसेज भेजे हैं, इसलिए मैंने आपको बधाई देना उचित समझा। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं, भाऊ नहीं वो ठीक है, मूल आपका कहना भी ठीक है जी, लेकिन उसी दिन हाँ, बेटे जैसा था अश्विन, वो छोड़ गया बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। तो होता है। जी, जी। मैं दर्शकों को बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग तो जानते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के दर्शक और चूँकि अश्विन अघोर हमारे चैनलों पर भी जुड़ते रहते थे, तो महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करते थे और अश्विन भी ऐसे जर्नलिस्ट में थे जिनको एक तरीके से अंगुली पकड़ कर के ख़ास तौर से यूट्यूब पर तो भाऊ ने ही आगे बढ़ना सिखाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और उनको नहीं बचाया जा सका। बहरहाल भाऊ, आते हैं हुँ, मूल विषय पर। बहुत श्योर है 370 प्लस का और 400 पार का और एक बहस भी चल निकली है। ख़ास तौर से जो विपक्षी दलों के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैसे तो मज़ाक उड़ाने के अंदाज में कुछ बात कहने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसे फँसे कि बाद में मोदी साहब ने भी एक जगह कह दिया कि अब तो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में वो भी मानने लगे हैं कि 400 पार होने वाला है। जो अभी हाल में कुछ सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 377 तक बता रहे हैं। 377 अगर वो बता रहे हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए 2014 में भी 2019 में भी ओपिनियन पोल हों, सर्वे हों, यहाँ तक कि एग्जिट पोल हों, उनमें से अधिकांश थोड़ा कम ही आँक करके चल रहे थे, कम ही बता रहे थे। अभी आपने भी एक हुँ। प्रोग्राम किया है इसी पर, तो ज़रूर दर्शक जानना चाहेंगे कि 370 का जो आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 पार का एनडीए के लिए, ये कितना वास्तविकता के करीब है? देखिए, मैं औरों की बात छोड़ दो, मैं मेरी पत्नी की, बीवी की बात करूँगा, स्वाति की बात करूँगा। ये जो चर्चा होती है वो सुनकर उसने मुझे पूछा था, स्वाति ने, ये 400 कहाँ से लाएँगे? 370 कहाँ से लाएँगे और क्यों लाएँगे? ये यहाँ-वहाँ से किसी पार्टी से तोड़कर जो कुछ ला रहे हैं चुनाव के पहले, क्या उसकी ज़रूरत भी है क्या? तो मैंने उसको एक, मेरी पत्नी जो है स्वाति, वो तो थ्रू आउट उसके एजुकेशनल लाइफ में मेरिट में आई है। यानी स्कूल की बोर्ड की परीक्षा हो, यूनिवर्सिटी हो, तो मैंने पूछा कि तू तो स्कूल में पहले नंबर पर आती थी। 90 जो होता है वो डिस्टिंक्शन क्रॉस करती थी, तो तू फिर भी लास्ट मोमेंट तक स्टडी क्यों करती थी? तुमको तुमको टॉपर बनना था। देखो, मामला एक बात सीधी है कि 272 का आंकड़ा आप क्रॉस कर लेते हो, तो उसके बाद तो आपकी सरकार बननी है। तो इसलिए 400 हो या 272 हो, उसमें व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरिट में फर्क पड़ता है। तो इसलिए मोदी और शाह का ये तरीका है, वो टॉपर बनना चाहते, वो मेरिट लिस्ट में रहना नहीं चाहते। मेरिट लिस्ट में हमको टॉपर बनना है। एक बात ये हो गई। अब देखिए कि जिस ढंग से इस पर चर्चा हो रही है, तो हम आशुतोष हो या जो कोई मोदी के खिलाफ लगातार 20 साल से बकते आने वाले पत्रकार है, वो अचानक से पिछले 15-20 दिन से
नहीं 350 कैसे क्रॉस करेंगे, 350 कैसे क्रॉस करेंगे, 400 तो इम्पॉसिबल है, ये बातें करने लगे। जो 1 महीने पहले क्या बात करते थे कि मोदी को, बीजेपी को 250 से पहले रोका जाए, 210-20 पर रोका जाए, ये बातें करने वाले भूल गए कि 1 महीने क्या बोल रहे थे। अब वो 325, 350 कैसे क्रॉस नहीं होंगे, इस पर बातें कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने मान लिया 272 या 300 तो क्रॉस हो गया है। तो ये बात समझिए, ये माइंड गेम होता है। आपके सामने जो लड़ने वाला है, वो जो लड़ने वाला है, उसकी हिम्मत अगर आप घटाओ कि भाई, अब आपको एक बात, एक फिल्म थी पड़ोसन, उसमें वो सुनील दत्त पहलवान होता है और ये नचैया नाच गाना करने वाला महमूद जो होता है, तो वो उसको मारने निकलता है और तो वो बोलता है, भोला आगे मत आना, तुम आगे नहीं आना, बिल्कुल आगे नहीं आने, धमकी की आवाज में बोल रहा है, लेकिन एक एक कदम पीछे जा रहा है। और आखिर में वो महमूद उस फिल्म में, जो तो कॉमेडी फिल्म थी, तो बोलता है तुम आगे आएगा, भोला तुम आगे आएगा, ठीक है हम पीछे जाएगा। तो पूरा चुनाव का मामला जून में पटना में जो मीटिंग हो गई, उसके बाद था बीजेपी को 250 से पहले रोकना है, 250 से पहले रोकना है, वो सब भूल गए। ये 350, 350 कैसे नहीं हो सकते, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब माइंड गेम में मोदी जी पहले ही 350 क्रॉस कर चुके। अब जो बात आप बोल रहे कि 377, कोई 350, 380 दिखा रहा है, ये जो बात है, इस पर आ गए। क्योंकि सामने वाले, मुझे एक बड़ी अच्छी, कल मैंने किसी एक वीडियो में यशवंत देशमुख को, जो क्या बोलते हैं उसको, सेफोलॉजिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट बहुत पसंद आया। बोलते हैं ना कि मोदी जी ने अपना खंबा गाड़ दिया है और हम सारे बंदर उससे ऊपर नीचे खंबे पर कर रहे हैं। वो खुद को बोल रहे हैं सेफोलॉजिस्ट कि 370 होगा, 400 होगा, नहीं होगा, तो बंदर उस खंबे से ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी वो खुद को भी बंदर बोल गए। तो मोदी ने 370 और 400 पार, ये बोलकर क्या साधा है वो समझो। चुनाव के नतीजे 80-90 दिन के बाद आने वाले। आज 1 मार्च है, 20, 22, 23 मई के आसपास मतगणना होगी, चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये 370 का गेम जो मोदी ने शुरू किया है, वो उन्होंने इस ढंग से बोला है कि उसका मजाक भी उड़ाया जाए। ये जानबूझकर मोदी जी ने इस ढंग से ये बात पेश की है कि उसका मजाक भी उड़ाया जाए। और आंकड़ा तो बोल गए, लेकिन कोई सीरियस ना ले, विश्लेषण एनालाइजर जो है, या जो एनालिसिस करते, विश्लेषण करते, सेफोलॉजी करते, वो सीरियस भी ना ले, उस आधार पर स्ट्रेटेजी भी ना बना ले, इस ढंग से ये पेशकश की है। 370 कलम हटा दिया तो जनता 370 देगी, ये 370 यहां जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मोदी ने जोड़ दी क्योंकि आप उसकी तरफ सीरियसली ना देखें। और अब 300, हाँ बोलिए। 370 ही क्यों कहा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी और उन्होंने कई भाषणों में कहा भी है कि आप 370 देकर के मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। जो काम मैंने किया था, जो असंभव लग रहा था, भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उतनी सिंसियरली, उतनी सीरियसली इसे लिया नहीं, हटाया नहीं। एक टेम्परेरी ही धारा थी, उसको हमने आकर के हटाया। तो 370 जानबूझ करके उन्होंने एक फिगर रखी। बिल्कुल जानबूझकर रखे। नहीं नहीं, 370 ये इनके दिमाग में पक्का है कि 370 ला सकता हूं। लेकिन एक बात है, आपका टारगेट अगर सामने वाले की समझ में आए, सीरियसली आ जाए, तो वो 370 रोकने की सीरियसली कोशिश करेगा। इसके बजाय अगर सामने वाला आपकी मजाक उड़ाए, तो वो 370 को रोकने की
उतनी ताकत से कोशिश नहीं करेगा। वो आपका, और देखो मजाक उड़ाना शुरू हो गया। तो यही तो मोदी को एक्सपेक्टेड है, इसलिए उन्होंने 370 धारा से 370 का आंकड़ा कनेक्ट किया, वरना उसका कोई कोई लेना देना है नहीं। जी, जी। चुनाव में जो वोट मिलने वाले हैं वो 370 के कारण 370 सीटें, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। लेकिन ये सामने वाले सीरियस ना ले, उसका मजाक उड़ाए, इसीलिए 370 धारा से ये कनेक्ट किया गया। अब दूसरी बात कि 370 का आंकड़ा आया कहां से? देखो, मैं तो जब मोदी जी ने ये बोला तो मैं वो सोचता रहा कि 370 आए कहां से, क्योंकि पिछली अगस्त में मैंने जो खुद आंकड़ा निकाला मेरी तरफ से, पिछले 14 और 19 में मैंने आंकड़े निकाले थे कि मोदी जी मेजोरिटी क्रॉस करेंगे। मैंने 14 महीने पहले 2014 के चुनाव के बारे में मैंने 2013 में भविष्य किया था। 2019 के चुनाव ने 300 प्लस ये आंकड़ा मैंने 8 महीने पहले बोल दिया था। तो इस बार मैंने जब 8 महीने पहले, अगर पिछले अगस्त 2023 में कोल्हापुर में प्रोग्राम था, वहां मुझे पूछा गया तो मैंने बोला 325 से 350 तक मोदी जी ला सकते। तो मैं सोच में पड़ गया कि मोदी जी ने 370 कहां से लाए, क्योंकि मेरा जो आंकड़ा है उससे भी मानो 45 से ज्यादा, 45 ये 20 से 20 ज्यादा मोदी क्यों दिखा रहे, ये मैं पिछले हफ्ते में सोच में पड़ गया था कि ये 370 कहां से आ सकते। तो जितने मैंने सोचना शुरू किया और उसके आधार ढूंढने की कोशिश की, तो 303 तो इन्होंने जीत लिए पिछले चुनाव में। लेकिन पिछले चुनाव में 72 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट 2 नंबर से हार गए। यानी बीजेपी ने 2019 में जहां पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की और जीतने की पूरी कोशिश की, ऐसी सीटें 303, और हम माने कि भाई क्या बोलते हैं उसको, 75, अगर हम 72 उसमें मिला दे तो 375 का आंकड़ा होता है। अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस या और पार्टियों जैसी है नहीं। कांग्रेस, बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। ये जीतते हैं तो भी स्टडी करते हैं कि हम ये चुनाव क्षेत्र क्यों जीत गए, हारते हैं तो भी सोचते हैं, ढूंढते हैं, अभ्यास करते हैं कि हम ये चुनाव क्षेत्र क्यों जीत गए, कितनी सीटें क्यों हार गए, कितनी सीटें क्यों जीत गए, ये भी सोचते हैं। यानी हार के बारे में भी अभ्यास करेंगे, जीत के बारे में भी अभ्यास करेंगे। तो 72 सीटें अगर हम थोड़ी ताकत और लगा देते तो उस 72 में से कुछ सीटें होगी 5, 6, 7, 12 हजार वोटों से हारे, कुछ सीटें होगी जो 25, 30, 40, 50 हजार से हारे, कुछ सीटें 1 लाख से भी हारे होंगे। लेकिन 2 नंबर अगर हम वहां हैं तो वहां 1 नंबर हो सकते हैं, प्रयास करें तो। मेरिट मेरिट लिस्ट में होते लड़के, वो जो 50 लोगों की मेरिट लिस्ट होती है, वो एक आधा पाव जो परसेंटेज होता है उससे भी वो फर्क होता है कि 1 नंबर पर होता है और 7वें नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर होता है, उसमें बहुत कम प्रतिशत का फर्क होता है, पॉइंट पॉइंट प्रतिशत का फर्क होता है। तो ये इस ढंग से बीजेपी के नेता सोचते हैं, नेतृत्व सोचता है। तो जब हम 170 की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि पिछले चुनाव में 1 या 2 नंबर पर 375 सीट थी, और इसके लिए उन्होंने 3 साल 2 साल पहले से काम शुरू किया है उस 72 सीटों पर। 160 सीट 2, 3, 4 नंबर पर जो सीटें थी, इसके लिए 300 तो जीते थे, 303, 160 सीटों पर पहले से काम 2 साल पहले, 3 साल पहले शुरू किया है, जो जीतना भी इम्पॉसिबल है। महाराष्ट्र में बारामती, जो शरद पवार का गढ़ है, वो जीतने के लिए ये 3 साल से लगे हुए हैं। कैसे जीतेंगे वो बात छोड़ो, लेकिन लगे हुए।
तो अगर दूसरे नंबर की 72 सीटों पर पूरी ताकत लगाइए और थोड़ी फर्क से जीते हुए जो कुछ 25-30 सीटें हैं उस पर 3 साल से लगे हैं, तो 375 सीटें जीतने की दृष्टिक्षेप में आ जाती है। तो पता चल गया आपको 370 कहां से आंकड़ा निकला है। तो ये आंकड़ा पॉसिबल हो जाता है 375, उसमें 5-10 यहां वहां हो गए, लेकिन 377 हो जाता है। और वही अब ओपिनियन पोल में उसके नजदीक आना शुरू हो गया है। भाऊ, मैं उत्तर भारत के सारे आंकड़े देख रहा था। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, हिमाचल की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर उत्तर प्रदेश से पहले जितने राज्य मैंने गिनाए, इनमें मैक्सिमम यानी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। राजस्थान में एक को छोड़ करके सारी, मध्य प्रदेश में एक को छोड़ करके सारी, बल्कि राजस्थान में सभी सीटें, क्योंकि बेनीवाल भी इनके साथ थे। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 इनके पास थी, वहाँ से चलो 2 और लगा लेते हैं। झारखंड में भी 3 सीटें छोड़ करके ज़्यादातर बीजेपी ने जीत ली थी। बिहार में थोड़ा बहुत लगा लीजिए कि बढ़ जाएँगी। उत्तर प्रदेश में इस बार कह रहे हैं कि 78 तक जीत सकती हैं। गुंजाइश कहाँ बचती है जाकर के? पश्चिम बंगाल, जो बड़े राज्य हैं, मैं केवल उनका नाम लूँगा। पश्चिम बंगाल, जहाँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 18 जीती थी और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी 22 सीटें जीती थी। इस बार जो अभी लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें कहा गया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 17 और वो ममता बनर्जी 24 जीत सकती हैं। और नीचे जाएँ तो केरल में वामपंथियों की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। तमिलनाडु में अभी भी मजबूत नहीं है, आंध्रा में अभी भी मजबूत नहीं है। तो मैं इस करके पूछ रहा था, अभी 3 दिन पहले मैं जयपुर डायलॉग पर था और संजय दीक्षित से इसी पर चर्चा हो रही थी। तो मेरा कहना ये था कि अगर हम 2014 और 2019 दोनों का अंतर देखें तो 21 सीटों का था। 2014 में 282 सीटें थी, 2019 में 303 सीटें थी। तो अगर हम इस रेशियो में भी देखें, तो चलो 21 नहीं, हम 30 सीटें बढ़ा देते हैं, तो भी ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का 330-335 तक बैठता है। और ज्यादा बढ़ी तो 340 बैठता है। तो कहाँ आपको गुंजाइश लग रही है कि कहाँ बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बंगाल में 18 सीटें थी, यानी 24 सीटें बची है। तृणमूल के पास है, कांग्रेस के पास है। दूसरी बात है, तमिलनाडु तो पूरा उनके लिए खाली है। केरल में अभी भी मैं नहीं मानता कि इतनी ताकत है। आंध्रा और तेलंगाना, तो आंध्रा, तेलंगाना, केरला इकट्ठा कर दो आप, तो 105 के आसपास सीटें होती है। उसके बाद ओडिशा है और बंगाल। ये अगर आप साथ में ले लेते हैं, तो केरला छोड़कर और आंध्रा छोड़कर, यानी उसमें जो 150-160 सीटें होती है, उसमें 60 सीटें मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन तमिलनाडु से लेकर ये जो पूरब है और साउथ है, दक्षिण है, उसमें 160 में से 100 सीटों पर बीजेपी ने बहुत भारी काम किया है। अगर उसमें 30-35 सीटें वो लाते हैं, तो आपको जो गैप भरना है वो 30 सीटें मिल जाती है। अब देखिए, पिछले कुछ मेरा ख्याल 3 महीने से 4 महीने से जो अन्नामलाई दक्षिण में काम कर रहे तमिलनाडु में, उन्होंने हंगामा मचा दिया। तमिलनाडु में मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे जो सोर्सेस है, तो अब अन्नामलाई ने क्या चमत्कार किया है वो भी समझना पड़ता है। अन्नामलाई ने एक चमत्कार ये किया है कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए क्या पोटेंशियल है वो पहले ढूंढ निकाला है। इसके पहले 14 हो, 19 हो, या उसके पहले वाजपेयी का जमाना हो, बीजेपी वहां
आइदर एक द्रविड़ पार्टी से जुड़ जाती थी। इस समय बीजेपी अपनी ताकत पर लड़ना चाहती है और इसके लिए जो स्पेस जरूरी था वो अन्नामलाई ने ढूंढ लिया है। देखो, एक होता है बात की अन्ना द्रमुक हो, डीएमके हो या डीएमके हो, ये दोनों द्रविडियन पार्टी, किसी को भी जीतना है तो उनके खिलाफ जो वोटर है वो तो उदासीन हो जाता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है। यार दोनों मुझे नहीं चाहिए तो मैं करूं क्या, मैं वोट ही नहीं दे दूंगा। तो ऐसा जो उदासीन और सनातन या हिंदुओं के तरफ झुकने वाला वोटर है वो कम से कम 30 से 35% था, क्योंकि उसको इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। अन्नामलाई ने पिछले कुछ महीनों में पदयात्रा करते हुए उनको एक्साइट किया है। अब इसके बाद जो ठीक है वो जयललिता के साथ जाते थे, इधर उधर जाते थे, उनमें भी सनातन को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। अब कल परसों की बात है, कांग्रेस की एक सिटिंग एमएलए बीजेपी में आ गई है। उन्होंने विधायकी छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो जमीन पर काम करने, देखो चुनाव जीतने वाला हारने वाला उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, उसको जमीन पर क्या चल रहा है पता होता है, वो सबसे पहले निकल कर आता है। एक उदाहरण दे दूं आपको, 2014 के पहले जगदम्बिका पाल जो कल्याण सिंह को हटाकर कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, क्योंकि उनको मालूम था उनके चुनाव क्षेत्र में बीजेपी ही चुनकर आएगी, अगर कांग्रेस में रहे तो हारने वाले। तो ये जो मेरे लगा विजया ऐसा कुछ नाम है जो अभी की विधानसभा में तमिलनाडु की एमएलए है कांग्रेस की, उन्होंने एमएलएशिप छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। इसका मतलब तमिलनाडु में वो जो भारी उलटफेर होने जा रहा है वो उनको पता है। दूसरी बात, अन्ना डीएमके के 14 पुराने पिछले चुनाव तक जो एमएलए थे वो बीजेपी में आ गए। तो ये जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है कि जो पहले यानी अभी के या पूर्व एमएलए अन्नामलाई के ज्वाइन कर रहे हैं जो 2 साल पहले राजनीति में आया है। तो वो अचानक जो पहले एमएलए हो रह चुके हैं या अभी एमएलए है, वो अपनी पार्टियां छोड़कर जो कभी चुनाव लड़ा नहीं, ऐसे अन्नामलाई के पीछे आ रहा है जो खुद मोदी के साथ है। तो तमिलनाडु में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अगर 15-20 सीटें वहां से आती है और बंगाल में संदेश खाली के बाद जो कुछ उलटफेर होने वाला है वो 30-35 सीटें आपको जो गैप भरने के लिए चाहिए वो मिल जाती है। आप जो 335 पर आकर रुके हैं उसमें ये 35 जोड़ दिए तो 370 हो गए। पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटी का खेल होता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी क्यों नहीं आ रही है, बल्कि बढ़ रही है। और एक वो बड़ी पुरानी एक कथा है, कहानी है कि शेर से तंग आकर के लोगों ने जंगल के दूसरे जितने भी पशु थे, जानवर थे, उन्होंने बंदर को अपना राजा चुन लिया और शेर ने कुछ कहा नहीं, शांति से बैठा रहा और एक लोमड़ी के बच्चे को पकड़ करके वो दबोच करके बैठ गए। छोड़ भी नहीं रहे थे, खा भी नहीं रहे थे। तो सारे भागे-भागे बंदर के पास गए कि राजा साहब वो तो जुल्म हो गया और लोमड़ी के बच्चे को दबा करके बैठे हुए हैं, छुड़वाइए। तो वो वहाँ गए उनके साथ और जाकर के आस-पास के जितने पेड़ थे, उन पर उछल-कूद करनी शुरू कर दी, सुबह से शाम हो गई। तो बड़े आक्रोशित हुए तमाम जानवर, उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं? उसने कहा कि भई मेरी भाग-दौड़ में तो कोई कसर है नहीं, मैं तो जितनी भाग-दौड़ कर सकता हूँ, कर ही रहा हूँ। उसमें कोई कमी हो न्याय तो यात्रा बताओ। चला रहा हो।
तो तो ये जो विपक्षी दल हैं, ये भागदौड़ तो बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बयानबाज़ी तो उसमें तो कोई कसर नहीं है। चैनलों पर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, यात्राओं पर यात्राएँ भी, ये लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं और मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी क्यों नहीं आ रही है, बल्कि वो लोकप्रिय से लोकप्रिय क्यों होते जा रहे हैं? नहीं, इसका कारण ये लोग मोदी समझना ही नहीं चाहते। मोदी समझ आपको जिसको हराना है उसको समझना ज़रूरी होता है ना। अब देखिए मोदी जी 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और एक चुनाव के लेवल पर काम करते हैं। चुनाव जीतना है तो वोटर को खुश करना पड़ेगा। अब वोटर के लिए उन्होंने शौचालय बनवा दिए, घर बनवा रहे हैं, लाइट 24 घंटा जहाँ लाइट नहीं पहुँचती थी बिजली वहाँ बिजली पहुँचा दिए, सड़कें बन रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरत जो थी, ऐसे काम उन्होंने कर दिए। दूसरी जगह वो आइडियोलॉजी पर काम कर रहे। मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, कॉमन सिविल कोड के लिए चल रहे। तो वो सिर्फ आइडियोलॉजी पर निर्भर नहीं है। अब देखिए जब इतना काम हो रहा है तो ये बोलेगा अरे महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई कम करने के लिए आप क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन मोदी कुछ तो करेंगे इसकी गारंटी है। अब बेरोजगारी है, रोजगार की निर्मित होनी चाहिए, आप क्या करेंगे पता नहीं, इतने सालों में आपने नहीं किया, लेकिन मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं। अब शौचालय आ गया, गैस कनेक्शन आ गया, बिजली आ गई, अलग अलग रास्ते सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो रोजगार भी खड़ा हो जाएगा। महंगाई कोशिश करें तो मोदी जी कम कर सकते हैं। यानी अगर कुछ करने वाला है तो मोदी है, ये लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और आप आइडिया बता रहे हैं, आप आइडिया बता रहे हैं। अब मोदी जी जब गरीब, महिला, युवा, किसान ये 4 जाति बनाते तो आप उनको जातियों में बंटवाना चाहते। अब किसी भी जाति का हो उसको तो महंगाई सेम है, कि किसी भी जाति का हो उसके लिए बेरोजगारी उतना ही प्रॉब्लम है। तो मोदी जी जो 4 जातियां बोल रहे हैं ये अनुभव की बात है। और राहुल गांधी या और कोई जिस जाति का आदिवासी, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, दलित बात करते हैं तो उनमें भी गरीब, किसान, महिला है ही है। तो फर्क वहां पड़ता है कि ये 4 जातियों के लिए मोदी काम कर रहे हैं, उसमें सब बाकी की जातियां समाविष्ट होती है। और आइडियोलॉजी पर आप बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी इन्हीं 4 जातियों के लिए, उस पर भी मोदी काम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसी पर तो मेरी किताब अभी, इसका हिंदी संस्करण भी आ जाएगा। मैंने 2024 की जो भविष्यवाणी की है, तो मैंने 325 350 मोदी जी के लिए रखे। तो उसमें ये सब उसकी विवेचना और विश्लेषण मैंने किया है कि मोदी जी क्यों जीतेंगे। और मोदी इस वक्त तो ये बात अलग मैं मानता हूं कि मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं रहे और विपक्ष भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अजीब बात ये चुनाव तो होने जा रहा है, लेकिन ना मोदी जी चुनाव लड़ रहे, यानी जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। उनको मालूम है मैं तो जीत चुका हूं, मैं तो सरकार बनाने वाला हूं। वो तीसरी टर्म में क्या करूंगा ये एजेंडा पेश कर रहे। और उनको हरा कर हम सरकार बनाएंगे, ये भी एजेंडा विपक्षी दल नहीं कर रहा है, इसलिए यह चुनाव नहीं हो रहा है। मैंने उसको अश्वमेध बोल दिया, मैंने उसको उपमा दिए तो अश्वमेध। अश्वमेध में क्या होता है, एक राजा उठकर एक घोड़ा छोड़ देता है और बोलता है मुझे सम्राट बनना है। जिसको लड़ने की इच्छा है वो सामने से आकर घोड़ा रोके, मैं लड़ाई करूंगा वरना मैं लड़ूंगा नहीं। तुम मेरे साथ रहने की गारंटी दे दो, आपकी जमीन, आपका राज, आपकी सत्ता आपके पास रहेगी। अगर मुझे सम्राट नहीं मानते हो तो ही लड़ाई होगी।
इसको अश्वमेध बोलते हैं। ये चुनाव अश्वमेध की लड़ाई है। जिसको मस्ती है आके सामने लड़े, फिर वो शरद पवार हो, वो लालू प्रसाद हो, वो उद्धव ठाकरे हो, वो नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, जिनको लड़ना है आए लड़े। नीतीश कुमार ने मान लिया कि भैया हमको नहीं लड़ना है, हमारा जितना है वो बचा रहे। ठीक है, समझ गए मैं अश्वमेध क्यों बोल रहा हूं? तो मेरे किताब का ही नाम है अश्वमेध 2024। उसका हिंदी संस्करण भी हो रहा है, मराठी अभी अभी पब्लिश हो गया है। एक 15-20 दिन में हिंदी संस्करण में, यानी चुनाव की घोषणा होगी उस तक उसका हिंदी संस्करण भी आ जाएगा। भाऊ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पुस्तक के लिए, और निश्चित रूप से दर्शक पुस्तक का इंतजार करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी। भाऊ आपने अभी शरद पवार का नाम लिया ये शरद पवार को क्या हो गया है? ये बारामती का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का, फडणवीस साहब का और अजित पवार का, और उनको भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। इस कदर मतलब घबराहट है, इस कदर असुरक्षा का भाव है कि अगर ये भोजन पर भी आ जाएं तो शायद मेरी बेटी की नैया पार हो जाए। नहीं नहीं, वो तो देखो, शरद पवार पिछले कुछ महीनों से सच्ची डरे हुए। वो अलग सब्जेक्ट है, कभी आगे थोड़ा टाइम निकालेंगे तो बोल दूंगा। ये मराठा आरक्षण का जो आंदोलन हुआ, वो पवार की इशारे पर ही चलाया गया और उसमें अब वो फंसने जा रहे। डरे तो उस कारण से डरे हैं। और बारामती देखो, ये पहले से नहीं समझ पा रहे। इन्होंने 1.5 साल, पौने 2 साल पहले जब महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ, वो बीजेपी को सत्ता में बैठने के लिए नहीं हुआ है। ये जो जो रणनीति है वो समझ नहीं पाए। अगर सत्ता में बैठना था तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते। उनको बीजेपी यानी मोदी शाह को महाराष्ट्र की सत्ता में पार्टी को बिठाने की जरूरत नहीं है, वो उनका टारगेट भी नहीं है। मोदी और शाह का टारगेट सीधा है। जिस ढंग से गुजरात में शंकर सिंह वाघेला, तेजू भाई, केशु भाई पटेल, ऐसे पुराने जमाने के और पुरानी राजनीति करने वाले थे, उनको हटाने के सिवा गुजरात विकास की राह पर चल नहीं पड़ेगा। वही हालत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने की है। तो इनको राजनीति से हटाना पड़ेगा, तब जाके महाराष्ट्र अपना जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर विकास की राह पर चल पड़ेगा। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र को विकास की नीति पर चलाना है तो पवार और उद्धव को हटाना पड़ेगा, और यही गेम खेला गया। इसका पता अभी अभी उनको चल रहा है जब बारामती के गढ़ में सेंध लगी है। ने पूछा है कि महाराष्ट्र का भी तो हाल पूछिए भाव से कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। अभी हाल में जो जी न्यूज़ और मैट्रीज का ओपिनियन पोल आया है उसमें तो बताया गया है कि महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये 45 सीटें 48 में से एनडीए को मिलने जा रही हैं। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि चुनाव तो मोदी के नाम पर हुआ है। उद्धव ठाकरे के 18 एमपी बने, तो 2009 में क्यों नहीं बने थे? अब देखिए 2014 में इनके 18 एमपी थे, उसमें से 4 एमपी जो 3 बार 4 बार 5 बार जीते थे, वो मोदी साथ होते हुए भी हार गए। ये उद्धव की हार थी। लेकिन 4 नए एमपी जीत गए, इसलिए 18 का आंकड़ा ओके रहा। ये मोदी की गारंटी थी। उद्धव की मोदी की गारंटी पर 18 सीटें आई थी, तो वो तो हारेंगे। आज वो उद्धव की शिवसेना मोदी के साथ नहीं है तो हारेंगे। क्योंकि 45 सीटें आएगी तो मोदी के कारण आएगी, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आएगी। वो बीजेपी की होगी या एकनाथ शिंदे या अजीत दादा की होगी, आंकड़ा किसी का भी हो, लेकिन 45 सीटें आ सकती है।
क्योंकि लोगों को भी पवार और उद्धव को हराना है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ, और चूँकि मुंबई में हैं, तो इसलिए वहाँ किस तरह की बयार बह रही है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। मोदी का जो नेतृत्व है उसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है, और कुछ नेता जो 2024 में विपक्ष की तरफ से चेहरा बनने की हसरत पाले हुए थे भाऊ, वो तो अब अपने-अपने घर बचाने की जद्दोजहद में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरफ आपने इशारा भी किया था, ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, संदेशखाली में, उसने तो बिल्कुल ममता बनर्जी का एक अलग ही चेहरा सामने ला कर के रख दिया है, क्योंकि ये लुटियन मीडिया में बैठे हुए लोग एक दलील दे रहे थे कि जी, देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो महिला हैं, तो महिलाओं के प्रति वो संवेदनशीलता कहाँ चली गई? दूसरी तरफ मोदी जी हैं, जो अपनी सभाओं में महिलाओं को पूरा सम्मान भी देते हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। तो विपक्ष जो है वो अपने ही घरों में घिरा हुआ है, विपक्षी नेता भी, और दिशाहीन भी है, मुद्दाहीन भी है, और मोदी 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ज़माना बदल गया है, ज़माना लैंडलाइन से उठकर मोबाइल पर आ गया, मोबाइल में उठकर 2G, 3G, 4G करके स्मार्टफ़ोन पर आ गया, आईफ़ोन पर आ गया, टैब पर आ गया, और आप अगर लैंडलाइन की ही बात करते रहे, तो आपका धंधा होने से रहा ना। आज मोदी, शाह या बीजेपी अगर टैब और स्मार्टफ़ोन का काम यानी उस लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आप लैंडलाइन से उनका जवाब कैसे दे सकते हो? वो लैंडलाइन उठाकर आप घूम नहीं सकते। वो कहीं भी जा पहुँचते, वहाँ से वो कनेक्शन कर लेते, और आप तो लैंडलाइन में अटके पड़े हैं। तो ये जो फ़र्क है पिछले 20 साल का, वो आप लैंडलाइन से स्मार्टफ़ोन और आईफ़ोन तक आइए, तो समझिएगा इनके पास लैंडलाइन ये अटके हैं, इनके पास स्मार्टफ़ोन तक नहीं है, 5G नहीं है, ना आईफ़ोन है, काम खत्म हो गया। आपको आना पड़ेगा, आपको ये लड़ाई आईफ़ोन की है, ये लड़ाई स्मार्टफ़ोन से लड़नी चाहिए, और आप लैंडलाइन से हटना नहीं चाहते, तो परिणाम आपके सामने होगा। आज गाँव का खेडूत भी, ग्रामीण चरवाहा जो है, उसके पास भी स्मार्टफ़ोन है, वो उससे वीडियो बनाकर डाल देता है, हम देखते हैं ना। और ये यूनिवर्सिटी में बैठे लोग आज भी लैंडलाइन में फँसे हैं। जब तक उस तार से अपने पाँव और हाथ छोड़ते नहीं, तब तक ये मोदी से लड़ नहीं सकते, ना बीजेपी शाह से लड़ सकते। अभी सोशल मीडिया के कई मंच हैं, कई छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं। इधर कनॉट प्लेस में नई उम्र के बच्चों से वो बात करते हुए देखे जा रहे थे। उनसे सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी को लेकर के सवाल पूछ रहे थे, तो जो 20-20, 25-25 साल की युवतियाँ थी, वो अजीबो-गरीब तरीके से मुस्कुरा कर के और किनारे होकर के निकल लेती थी। यानी राहुल गांधी को सीरियस भी लेने को तैयार नहीं है आजकल की जो युवा पीढ़ी है। भाऊ, मैं एक चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा आखिर में। अभी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मैंने एक दृश्य देखा। एक युवक को खड़ा कर लिया गाड़ी के बोनेट पे, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया। फिर एक नुक्कड़ नाटक टाइप उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो ये एक आम आदमी है, ये दूसरा जो खड़ा हुआ है ये अडानी है, अब ये इसकी जेब काटेगा। फिर तीसरे को एक डंडा दे दिया, ये अमित शाह है, जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डराने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह के नुक्कड़ नाटक करके आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? और ठीक चुनाव से पहले पंजाब से फिर आप 1-2 किसान यूनियनों को वित्त पोषित करके हंगामा करने के लिए, दिल्ली में तमाशा करने के लिए, और मीडिया के एक हिस्से को चारा डालने के लिए कि आप ज़रा ये खाते रहिए और दिखाते रहिए ताकि हम
मोदी जी की कुछ सीटें कम कर दें इस किसान बेल्ट में। इन तौर तरीकों से, इन साजिशों से आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? वही तो मैंने आपको बोल दिया, वही तो मैंने बोल दिया ना। अगर आपको ऐसे नुक्कड़ नाटक करने हैं तो उसके लिए पदयात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन पर गांव के बच्चे भी चौराहे पर ऐसा नाटक करते और यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं, लाखों लोग देख लेते हैं। इसके लिए पदयात्रा, न्याय यात्रा का खर्चा करने की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये आज भी गांव गांव में सभा लेने के जमाने और मेंटालिटी में है, जो हम क्या बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं। उसके इसके लिए पदयात्रा निकालकर 2-4 हजार लोगों का जमावड़ा करके नुक्कड़ नाटक करने की जरूरत नहीं। नुक्कड़ नाटक आज यूट्यूब पर पेश होता है, ये भी इनको पता नहीं है, ये भी उनको पता नहीं है। अरे मन की बात 10 साल से मोदी जी चला रहे, वो दूसरा क्या है? एक जगह बैठकर करोड़ों लोगों को एड्रेस करते हैं, लोग देखते हैं, भक्ति भाव से देखते हैं, और ये अभी भी पद यात्रा निकाल रहे। समझे आप? तो फर्क फर्क देखिए, ये 20 साल पीछे है, 40 साल ये पीछे, 20 साल 40 पीछे। साल पीछे, नहीं, बिल्कुल। 40 नहीं, हम बोल सकते हैं 20 साल, क्योंकि 2000-2004 तक स्मार्टफोन वगैरह का मामला नहीं था। तो वहां तक तो लैंडलाइन और मोबाइल ठीक है, घर में इतना सा वो नोकिया वाला रखते थे हम। लेकिन अब तो कंप्यूटर के आप जो कर रहे हो ये अभी, आप तो स्मार्टफोन के कैमरे से कर रहे हो ना। मैं लैपटॉप पर बैठा हूं, लेकिन आप तो स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर इसी से काम चल जाता है तो इसके लिए पदयात्रा करो, डंका बजाओ, ढिंडोरा पीटो और 1000-2000 लोग इकट्ठा करो, इसकी क्या जरूरत है? आपने जो मामला बताया राहुल गांधी का, उसकी क्या जरूरत थी? एक वीडियो बनाते और डाल देते थे, काम खत्म हो गया। यानी गांव के जो 12वीं या सामान्य ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो जो ड्रामा करते हैं, वो अगर राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता वोट के लिए कर रहा है तो वो कितना पागल जैसा लगेगा। इसलिए वो लड़कियां भाग जाती है, राहुल पर बोलना भी टाइम खराब करना मानती है। 40 साल पहले मैंने इसलिए कहा कि मंडल वाली जो राजनीति थी, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूरी तरीके से विकृत कर दी थी और खत्म कर दी थी, वो 40 साल पहले 1989-90 में ही हुई थी। और वो उसी दौर में मुझे लगता है कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी जी रहे हैं, जो जातियों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। भूल जाते हैं जब ये सवाल खड़े करते हैं नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप पर के अयोध्या में ओबीसी, दलित और गरीब कहाँ थे। उस दृश्य को भूल जाते हैं जब मंदिर निर्माण में लगे हुए इंजीनियर, उनके मजदूर और तमाम लोगों पर वो पुष्प वर्षा कर रहे थे खड़े होकर के। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।